सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड क्लास 9 जो है जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जिसका टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव रूल्स 2001। पार्ट 1 जो है इसका अपलोडेड हो चुका है। उसमें हमने 8 चैप्टर जो थे पहले, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थी उसकी डिस्कशन की थी। और आज हम जो बचे कुचे 5 चैप्टर्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। पीडीएफ जो इस लेक्चर की वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो अब बिना टाइम वेस्ट किए। तो चैप्टर 8 हमने पढ़ लिए थे। चैप्टर 9 जो है वो है हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिलेटेड। हाउसिंग सोसाइटीज़ क्या हैं, इस पर हमने डिटेल में लेक्चर बनाया है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स के अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि हाउसिंग कोऑपरेटिव्स क्या होती है। लेकिन सिंपल में अगर हम कहें तो कोई भी कोऑपरेटिव जो कि गरीब लोगों को उनके घर बनाने में मदद करती हैं या उन्हें घर बना कर देती हैं या उन्हें लोन प्रोवाइड करती हैं सस्ते इंटरेस्ट रेट पर, ताकि वो अपना घर बना सकें, वो सोसाइटीज़ जो होती हैं उन्हें हाउसिंग सोसाइटीज़ कहा जाता है। डिटेल के लिए आप टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स का जो हमारे वीडियो है क्लास 6 है उसे देख सकते हैं। तो क्या रहता है, देखिए सबसे पहले तो लोन देने का क्या प्रोसीजर रहता है हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का। हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो एक ग्रुप रहता है उसे हम कहते हैं हाउस फेड। ठीक है, हाउस फेड या फिर हाउसिंग फेडरेशन भी इसे कहते हैं। तो जिसे भी लोन लेना रहता है तो उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एक हाउसिंग फेडरेशन को भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, हाउसिंग सोसाइटी को भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। टर्म्स एंड कंडीशन वही रहती हैं जो कि वक्त दर वक्त जो है हाउसिंग फेडरेशन के द्वारा भी अपडेट की जाती है और हाउसिंग सोसाइटीज़ के द्वारा भी अपडेट की जाती है। अब कहते हैं कि हाउस फेड एंड हाउसिंग सोसाइटी मेक लोन एप्लीकेशन अवेलेबल टू बोरोअर्स ऑन द पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फी। तो हाउसिंग फेडरेशन और हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है उसे हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल रखती हैं अपने कस्टमर्स के लिए। जो भी थोड़ी फ़ी वगैरह उसके लिए रखी जाती है, तो फ़ी दीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म आप ले लीजिए और उसको भरकर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ को दे दीजिए। अब कहता है कि जो इंटेंडिंग बोरोअर्स रहते हैं, यानी जिनको लोन लेना है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज़ सबमिट द एप्लीकेशन टू हाउसिंग सोसाइटी। तो जिसको भी लोन लेना है वो एप्लीकेशन फॉर्म लेगा और सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह डॉक्यूमेंट साथ लगा के वो किसको सबमिट कर देगा, हाउसिंग सोसाइटी को। अब हाउसिंग सोसाइटी को क्या करना पड़ता है कि जब भी उनको ये एप्लीकेशन मिलता है किसी भी बोरोवर से, तो 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें जो है सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह देखनी है और अगर सब कुछ ओके है तो वो आगे फॉर्म जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, हाउस फेड को। ठीक है, तो फॉरवर्ड करेंगे हाउस फेड को। लेकिन कितने दिनों के अंदर अंदर करना है, जब भी उन्हें बोरोवर से वो एप्लीकेशन फॉर्म मिला है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उनको वो फॉर्म जो है हाउस फेडरेशन को फॉरवर्ड कर देना है, अगर सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट है। अब कहता है क्या होगा, जब हाउस फेड के पास जब फॉर्म मिल गया तो हाउस फेड को सारी चीज़ें देखनी, फॉर्मेलिटीज़ ओके हैं, प्रोसीजर के खिलाफ जा रहा है कि नहीं, और फिर उसके बाद या तो लोन जो है उसे रिफ्यूज़ करना है या ग्रांट करना है। इसका डिसीजन हाउसिंग फेडरेशन को 30 दिन में लेना पड़ता है। यानी जब उन्हें सोसाइटी से वो एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर या तो लोन को सैंक्शन करना पड़ेगा, और अगर लोन एप्लीकेशन जो है उसमें कुछ चीज़ें पूरी नहीं हैं तो लोन एप्लीकेशन को अगर रिजेक्ट भी करना है तो भी 30 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहता है लोन लेने का। अब है मैनर ऑफ अफेक्टिंग डिस्ट्रेन। देखिए हाउसिंग फेडरेशन को अगर कोई सोसाइटी जो है कोई मान लीजिए उससे किसी ने लोन लिया था और वो लोन वापस नहीं दिया है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो रहेगी वो सीज़ करनी पड़ेगी अपना पैसा रिकवर करने के लिए। तो क्या प्रोसीजर रहता है, मैनर ऑफ अफेक्टिंग डिस्ट्रेन। डिस्ट्रेन का मतलब यही होता है सीज़ करना किसी चीज़ को। अब कहता है कि व्हेन डिस्ट्रेन इज़ टू बी अफेक्टेड द बोर्ड और कमेटी ऑफ द सोसाइटी में अप्लाई टू द सेल ऑफिसर अपॉइंटेड। तो जब भी सीज़ करना रहेगा तो सोसाइटी खुद तो जाएगी नहीं, तो एक सेल ऑफिसर जो है वो इसके लिए अपॉइंट किया जाएगा, वो सेल ऑफिसर ही जो है वो प्रॉपर्टी को एग्जामाइन करेगा, उसको बेचेगा और पैसे जो भी रहेंगे वो वापस किसको देने हैं, आपको जो भी क्रेडिटर रहेगा जिसने भी दिए हैं, यानी जिसने भी पैसे लोन पर दिए थे उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब कहता है कि सेल ऑफिसर जो है ये अरेंज करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी रहती है, जो भी चल फिर सकती, कोई गाड़ी होगी किसी की मूवेबल है, कोई मशीनरी होगी इट इज़ मूवेबल। जो इमूवेबल रहती हैं वो है जो हिल नहीं सकती, जैसे आपकी ज़मीन है आप उसको हिला नहीं सकते, ज़मीन एज इट इज़ अपनी जगह रहेगी। घर है आपका, दैट इज़ इमूवेबल। तो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। और मूवेबल होगी आपकी गाड़ी होगी, मशीनरी होगी, जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं।
अब कहता है कि सेल ऑफिसर जो है वो क्या करता है कि सबसे पहले तो डिक्री होल्डर वो रहता है जिसको कि पैसा लेना है डिफ़ॉल्टर से, जिसने डिफ़ॉल्ट किया है उसको, जिसने पैसा दिया था उसको डिक्री होल्डर कहा जाता है। और क्योंकि वो कोर्ट में गया है और कोर्ट ने उसको परमिशन दी है कि आप जो है इसकी सेल करवाइए, इसके प्रॉपर्टी की, और पैसा ले लीजिए, इसलिए कोर्ट की तरफ से उसको एक डिक्री मिली है, एक ऑर्डर मिला है, एक अवार्ड मिला है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो डिक्री होल्डर रहता है इंसान। तो जब भी सेल ऑफिसर जो है उसको सेल करवानी होती है, सबसे पहले तो वो उस डिक्री होल्डर को एक नोटिस देता है, और उसके बाद वो उस डिफ़ॉल्टर के एरिया में जाता है, जिस बंदे ने भी डिफ़ॉल्ट किया है उसके एरिया में जाता है, और जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी जो है जिसे सीज़ करना है, वो प्रॉपर्टी जहाँ लाइक कर रही है वहाँ सेल ऑफिसर जाएगा आफ्टर गिविंग नोटिस टू डिक्री होल्डर। ठीक है। और उसके बाद जो है वो डिफ़ॉल्टर को एक डिमांड नोटिस देगा। डिफ़ॉल्टर जो रहता है जिसने पैसे खाए हैं, भाग गया है, गबन किया है, उसको एक डिमांड नोटिस दिया जाता है। और डिमांड नोटिस में क्या रहता है, वो अमाउंट की कितना अमाउंट भाई आपने डिक्री होल्डर से लिया है और आपको ये पे करना है। तो उसको एक पहले डिमांड नोटिस दिया जाता है कि आपने इतना अमाउंट पे करना है, इतने टाइम के अंदर आप पे कर दीजिए, अदरवाइज़ हम आपकी प्रॉपर्टी जो है इसको बेचकर फिर हम अपना पैसा ले लेंगे। तो इस नोटिस को कहा जाता है डिमांड नोटिस। तो डायरेक्टली जो है उसकी प्रॉपर्टी सेल नहीं की जाती डिफ़ॉल्टर की, पहले उसे डिमांड नोटिस दिया जाता है। और अगर वो डिमांड नोटिस के टाइम के अंदर अंदर जो है वो डिक्री होल्डर को उसके पैसे वापस दे देता है तो ठीक है, फिर तो ओके है। अगर नहीं देगा तो फिर तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसे बेचा जाएगा। ठीक है। तो डिमांड नोटिस में अमाउंट रहता है जितना भी डिक्री होल्डर को देना है, और अमाउंट जो ड्यू है अगर वो पेड नहीं किया जाए टाइम पर, तो सेल ऑफिसर जो है वो उसकी जो सबसे पहले तो वही है उसकी वेजिस, यानी जो उसकी तनख्वाह रहेगी उसको विदहेल्ड कर देगा, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को भी भिजवा देगा। ठीक है। अब कहता है कि तो अगर जो प्रॉपर्टी अटैच करनी है वो शेयर्स और इंटरेस्ट है उस डिफ़ॉल्टर के, उसके शेयर्स और इंटरेस्ट कंसिस्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो उस प्रॉपर्टी को सीज़ करने से पहले जो है उसे एक नोटिस दिया जाएगा। तो नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी उसको अटैच किया जाएगा और बाद में उसको सेल किया जाएगा। ठीक है। और जब प्रॉपर्टी जो अटैच करनी है उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंटेन है, तो उस केस में फिर नोटिस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक्चुअल सीज़र जो है उसका हो जाता है उस प्रॉपर्टी का, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और वो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेल ऑफिसर को दे दिए जाते हैं कि चाहिए आप सेल कंडक्ट करवाइए। ठीक है। ओके। उसके बाद देखिए, हाँ, अब कहता है कि जब सेल ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि अगर बाय द वे मान लीजिए कि डिफ़ॉल्टर जिसकी कोई प्रॉपर्टी उसको अटैच करनी है, वो डिफ़ॉल्टर जो है वो किसी मैलाफाइड इंटेंशन से जो है उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना चाहता है, यानी उस प्रॉपर्टी को जिसको अटैच करना है सेल ऑफिसर को, उसको ऑलरेडी किसी को बेचना चाहता है, तो फिर सेल ऑफिसर का क्या रहेगा, जो उसने डिमांड नोटिस दिया होता है उसमें एक टाइम दिया होता है कि इतने टाइम के अंदर जो है वो आप जमा करवा दीजिए जो हमारे डिक्री होल्डर उनको पैसा। तो उस टाइम पीरियड को फिर ख़त्म करना पड़ता है सेल ऑफिसर को, और उसके बाद डायरेक्टली जो है वो प्रॉपर्टी जो है डिफ़ॉल्टर की उसे अटैच कर लेता है, क्योंकि अगर वो टाइम पीरियड देगा तो उस टाइम पीरियड में हो सकता है कि वो डिफ़ॉल्टर वो प्रॉपर्टी किसी और को ही बेच दे, तो उसके बाद सेल ऑफिसर का भी क्लेम जो है फिर उस पर नहीं रहेगा। तो अगर उसको पता चलता है कि डिफ़ॉल्टर जो है वो प्रॉपर्टी बेचने की इंटेंशन रख रहा है किसी और को उस डिमांड नोटिस के पीरियड के टाइम में, तो फिर वो पीरियड जो है उसका वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा और प्रॉपर्टी उसको डायरेक्ट अटैच कर लेगा। ठीक है। और बेच देगा भैया, अटैच करेगा तो बेचनी ही है। अब देख लीजिए, जब से मान लीजिए कि उसने पैसा वापस नहीं किया और अब सेल करनी है, कोई प्रॉपर्टी है अटैच कर ली है, उसको सेल करना है, उसके लिए एक प्रोक्लेमेशन देना पड़ता है, कि नोटिस जो है वो जारी करना पड़ता है। वो प्रोक्लेमेशन जो है वो शैल बी पब्लिश्ड बाय अफिक्सिंग अ नोटिस इन द ऑफिस ऑफ सेल ऑफिसर। सेल ऑफिसर का जो ऑफिस रहेगा उसके नोटिस बोर्ड पर भी उस प्रोक्लेमेशन को, यानी उस नोटिस को चिपकाना पड़ता है कि सेल जो है इस प्रॉपर्टी की सेल होने वाली है, इस जगह पर होने वाली है, और इस इतना पैसा जो है इस डिफ़ॉल्टर ने इसको देना है और उसके लिए सेल हो रही है। ठीक है। तहसील ऑफिस में भी नोटिस लगेगा, और कब ये नोटिस लगाया जाएगा, एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द फिक्स डेट। ठीक है। कम से कम 30 दिन पहले जो है इसको ये नोटिस लगाना पड़ेगा। ठीक है।
फॉर सेल एंड आल्सो बाय बीट ऑफ ड्रम इन द विलेज ऑन 2 कॉन्सिक्यूटिव डे प्रीवियस टू द डेट ऑफ सेल। एक तो एक कम से कम 30 डेज़ पहले जो है इनको नोटिस लगाना पड़ता है तहसील ऑफिस में, और सेल ऑफिस के जो नोटिस सेल ऑफिसर का जो ऑफिस है उसके नोटिस बोर्ड पर। और जिस दिन सेल होगा उसके 2 दिन पहले तक उस विलेज में जहाँ पर डिफ़ॉल्टर रहता है उस विलेज में ढोल बजा बजा कर 2 दिन पहले तक पूरे 2 दिन जो है वो ढोल बजाने हैं और पूरे विलेज को बताना है कि ये डिफ़ॉल्टर है, इसकी प्रॉपर्टी जो है हमने सीज़ कर ली है, इसने इस इंसान का इतना पैसा देना है और इसने नहीं लौटा है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टी सीज़ कर रहे हैं ताकि कल को कोई ऑब्जेक्शन जो है वो ना उठा सके, ठीक है। और जिस दिन फिर सेल होती है उस दिन नोटिस जो है वो दिया जाता है उस डिक्री होल्डर को, यानी जिसने पैसा लेना है और डिफ़ॉल्टर को भी नोटिस दिया जाता है कि इस दिन सेल है, आइए भैया देखिए खाली क्या हो सकता है। अब प्रोक्लेमेशन जो होती है यानी जो नोटिस रहता है से प्रॉपर्टी सेल करने का, उसमें क्या क्या रहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको सेल करनी है। उसके बाद एनक्यूम्बरेंस जो होते हैं प्रॉपर्टी के साथ कोई है या नहीं। एनक्यूम्बरेंस क्या रहता है, देखिए एनक्यूम्बरेंस का मतलब रहता है कोई भी मॉर्टगेज, ठीक है। तो कोई भी अगर साथ में गारंटी दी हुई है लोन लेते वक्त उस इंसान ने, तो क्या वो गारंटी किसी ने दे रखी है या नहीं, तो गारंटी दी है तो किस चीज़ की दी है, इसे हम कहते हैं एनकम्बरेंस, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ रिकवरी फॉर विच सेल इज़ ऑर्डर, कि कितना अमाउंट जो है वो रिकवर करना चाहते हैं सेल ऑफिसर उस प्रॉपर्टी की सेल से। और दूसरा भी अगर कोई मैटर है जो कि सेल ऑफिसर बताना चाहता है तो वो इस प्रोक्लेमेशन ऑर्डर में बता सकता है। अब कहते हैं कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल बेचनी हो तो सेल शैल बी सब्जेक्टेड प्रायर टू द इनकम्बरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करनी है तो वही जैसा मैंने बताया कि मॉर्टगेज की बात जो है वो बतानी पड़ेगी कि मॉर्टगेज अगर कोई है तो पहले उसको सेल कर दीजिए, अगर उससे पैसा रिकवर होके आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर उसकी प्रॉपर्टी भी बेच दीजिए। तो पहले प्रायर जो है सेल से पहले इनकम्बरेंस जो रहेगा यानी जो भी उसने गिरवी रखा है पहले उसको बेचना है और बाद में देखनी है उसकी प्रॉपर्टी बेचनी है या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन के अमाउंट कितना रिकवर हुआ है। अब कहता है कि सेल जो है वो पब्लिक ऑक्शन के थ्रू होती है, यानी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है उस ऑक्शन में और उसको खरीद सकता है। और किसको दी जाती है, जो भी हाईएस्ट बिडर रहता है। तो जब भी ऑक्शन रहती है पब्लिक ऑक्शन तो हाईएस्ट बिडर यानी सबसे ज़्यादा जो बोली लगाएगा उसी को वो प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी। हालांकि कहता है कि सेल ऑफिसर को अगर लगे कि जो हाईएस्ट बिड लगाई गई है वो लो है, यानी वो भी अमाउंट काफ़ी कम लगाया गया है एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो फिर हाईएस्ट बिडर को जो है वो प्रॉपर्टी देने से मना भी कर सकता है। तो ये अथॉरिटी इनके पास रहती है। और फिर कहता है कि सेल ऑफिसर को अगर लगे कि कहीं जो है सेल के दौरान जो है वो कुछ गड़बड़ हुई है, अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, इंटरप्शन हुआ है, तो ये उसके पास डिस्कशन रहती है कि वो उसको एडजर्न कर सकता है, यानी पोस्टपोन कर सकता है। वो जो सेल वाली ऑक्शन वाला दिन रहता है तो उसको एडजर्न करके किसी दूसरे दिन जो है वो रख सकता है। लेकिन कहता है कि अगर 7 दिन से ज़्यादा तक का टाइम हो नेक्स्ट वाली सेल डे के बीच में, तो फिर एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन की द्वारा ही वापस उसको जो है ऑक्शन करवाई जा सकती है। तो यानी आज पोस्टपोन हुआ तो आप 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप सेल ऑफिसर कोई दूसरा दिन चूज़ करता है तो उसको फ्रेश प्रोक्लेमेशन नहीं देनी है, कैरी फॉरवर्ड करना है। और अगर 7 दिन के बाद का अगर कोई दिन वो डिसाइड करता है कि इस दिन दोबारा जो रीसेल होनी है, री ऑक्शन होनी है, फिर उसको एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन फिर से करना पड़ता है और फिर सारी जो रीति रिवाज हैं वापस से वो निभाने पड़ते हैं, ठीक है। अब कहता है कि सेल जो है वो जब भी नोटिस जो है प्रोक्लेमेशन का नोटिस जो है वो सेल ऑफिसर के ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया, उसके 15 दिन के अंदर अंदर सेल हो जानी चाहिए। तो जिस दिन आपने प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर जो है वो सेल ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पे लगाया उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको प्रॉपर्टी की सेल एटलीस्ट करवा देनी है, ठीक है। और टाइम और प्लेस जो रहता है ऑक्शन का कि ऑक्शन होती कहाँ पर है, तो ऑक्शन वहीं पर होती है जहाँ पर वो प्रॉपर्टी जो है जिसे बेचना है वो प्रॉपर्टी जिस जगह पर मौजूद है वहीं पर ही ऑक्शन होती है, ठीक है। वही उसका टाइम रहता है, वही उसका प्लेस रहता है और टाइम जो है वो तो सेल ऑफिसर डिसाइड करता है। अब कहता है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी जिसने खरीदी है, जिस दिन जो भी बिडर आया जिसने हाईएस्ट बिड लगाई, तो सारा पैसा तो उसको उस वक्त देना नहीं पड़ता, सारा पैसा उसके पास होता भी नहीं है। तो उस टाइम उसको कितना पैसा देना पड़ता है, तो अगर मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए आखिरी बोली लगाई है
हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो 1 लाख का उसको 25% जो है वो उसको उसी दिन जो है वो सेल ऑफिसर को देना पड़ता है, ठीक है। तो अ सम ऑफ इक्वल टू 25% ऑफ द प्राइस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड बाय परचेजर इन द हैंड ऑफ सेल ऑफिसर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिड, ठीक है। तो जी जब वो बिड लगाएगा तो 25% पैसा उसको उसी दिन दे देना है। और अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा यानी बाद में दूसरा पैसा जो बचा खुचा पैसा वो नहीं देगा, तो प्रॉपर्टी जो रहेगी वो उसको नहीं दी जाएगी, वो फिर रीसोल्ड हो जाएगी यानी किसी और को बेच दी जाएगी। तो जो उसने पैसा दिया होगा 25% वो भी डूबेगा और प्रॉपर्टी भी डूबेगी अगर उसको वो टाइम फ्रेम के अंदर बाकी पैसा जो है वो नहीं देता। अब कहता है कि प्रोवाइडेड कि डिक्री होल्डर अगर है यानी जिसको पैसा लेना है डिफ़ॉल्टर से, अगर वही उसकी प्रॉपर्टी खरीद ले, तो फिर ये जो 25% वाला जो भार रहता है कि उसको उसी दिन देना है, वो जो है वो नहीं भी हो सकता अगर सेल ऑफिसर उसको रूल्स के मुताबिक उसको एग्जेम्पशन कर दे, क्योंकि उसी को पैसा देना है तो वो तो डिफ़ॉल्ट करेगा नहीं। उसने ही प्रॉपर्टी खरीद रही है तो भैया उसी को पैसा देना है वो रिकवर करके। तो सेल ऑफिसर को कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि सेल ऑफिसर को ऑप्शन से जो पैसा लेना है वो पैसा वापस डिक्री होल्डर को ही देना है। तो डिक्री होल्डर अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही ले ले तो उसको पैसा देने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो फिर उसको 25% वाला भार जो है वो नहीं रहता। और मान लीजिए किसी और ने जो है वो खरीदा है तो 25% पैसा उसने ऑक्शन वाले दिन दिया, और जो रिमाइंडर रहेगा बाकी जो परचेज मनी रहेगी और साथ में स्टाम्प ड्यूटी जो रहेगी, वो उसको उस ऑक्शन के 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन ऑक्शन हुई उस दिन 25% देना है, और उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर जो बचा खुचा पैसा रहेगा और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस रहेंगे वो सेल ऑफिसर को देने पड़ेंगे। और 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो नहीं देता तो उसे एक डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, और अगर ये डिफ़ॉल्ट करेगा तो डिपॉजिट में तो इस डिफ़ॉल्ट करता है यानी जो बाकी पैसा इसको देना है वो अगर नहीं दे पाता है वक्त पर, तो इसके जो भी इसने 25% डिपॉजिट दे रखा होगा उसको सीज़ कर दिया जाएगा, उसको फोर्टिफाई कर दिया जाएगा, और वो 25% पैसा भी डिक्री होल्डर को दे दिया जाएगा। और इसके जो क्लेम रहेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर कि भैया मैंने खरीद रखी थी ये प्रॉपर्टी बिड के द्वारा, वो सारे क्लेम जो हैं वो ख़त्म रह जाएंगे, और ये प्रॉपर्टी फिर किसी दूसरे को ऑक्शन के थ्रू बेच दी जाएगी, ठीक है। अब कहते हैं कि जो रीसेल होगी किसी भी प्रॉपर्टी की, वो उसके लिए फ्रेश प्रोक्लेमेशन अगेन सेल ऑफिसर को इशू करना पड़ेगा, और तभी जो है वो वापिस से बेच सकता है, उसको रीसेल कर सकता है। अब कहता है कि जहाँ पर डिक्री होल्डर जो है वो खुद प्रॉपर्टी खरीद लेगा तो उसके ऊपर वो जो 25% पैसा देना है 15 दिन के बाद देना है, ये सारे रूल्स जो हैं अप्लाई नहीं होंगे। सेल ऑफिसर के साथ मिलकर ये जैसी भी डिमांड रखेगा उसको वो कर सकता है, ठीक है। क्योंकि उसी को पैसा देना है, सेल ऑफिसर को दूसरों से पैसा लेकर उसी को ही देना है, तो वो ही खुद खरीद ले तो फिर उसकी अपनी हेडेक है, अगर वो जब भी पैसा दे वो चलेगा। अब कहता है कि जिस दिन सेल फिक्स की है उससे पहले जो है मान लीजिए कि डिफ़ॉल्टर जो है वो खुद आता है सेल ऑफिसर के पास, और उसको कहता है कि मैं आपको फुल अमाउंट जो है वो पेमेंट का देने के लिए तैयार हूँ विद इंटरेस्ट, और साथ ही साथ आपने जो अटैचमेंट मेरी प्रॉपर्टी का कर रखा था उसके ऊपर जितना खर्चा लगा है, जिसके ऊपर जितने एक्सपेंस लगे हैं वो भी मैं देने को तैयार हूँ। तो उस केस में सेल ऑफिसर जो है वो जो अटैचमेंट रहेगी प्रॉपर्टी की, जो उसने अटैचमेंट कर रखी होगी, उस ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, और वो एक मौका देगा इस डिफ़ॉल्टर को कि इतने दिन के अंदर भाई आप पैसा जमा कीजिए, आपकी प्रॉपर्टी मैं आपको वापस दे दूंगा, इसको बेचूंगा नहीं। अब कहता है कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है मान लीजिए कि सेल ऑफिसर ने किसी को बेच दी है, और उसके बाद जो है डिफ़ॉल्टर आया और डिफ़ॉल्टर ने कहा कि मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए, उसको मत बेचिए। 1 महीने का टाइम रहता है सेल के बाद भी, और अगर डिफ़ॉल्टर आता है और वो पैसा देने के लिए तैयार रहता है तो उसको क्या क्या करना पड़ता है सेल के बाद। मान लीजिए कि बिड लग चुकी है, प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, और अब 1 महीना उसके बाद और है, उस 1 महीने के अंदर डिफ़ॉल्टर क्लेम करना चाहे तो भी उसको प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन उसको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो जो हाईएस्ट बिडर है जिसने बिड लगाई है, तो उसने जितनी भी बिड लगाई होगी उसको 5% उस बिड का 5% पैसा उस बिडर को भी देना पड़ेगा। दूसरा, उसने डिक्री होल्डर को वो पैसा देना है जितना भी डिक्री होल्डर ने प्रोक्लेमेशन में क्लेम किया है कि इसने मेरे से इतना पैसा लिया है, तो डिक्री होल्डर को उतना पैसा देना है। और कहता है कि अगर इफ़ सच पेमेंट्स आर मेड विद इन 30 डेज, ठीक है, फ्रॉम द सेल, जिस दिन सेल हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर मान लीजिए इसने पेमेंट जो है वो दे दी, 5% उसने हाईएस्ट बिडर को भी दे दिया, डिक्री होल्डर को भी पैसा दे दिया, सेल ऑफिसर को भी दे दिया एज अटैचमेंट एक्सपेंसेस, तो फिर जो
जाएगी। और मान लीजिए कि एक से ज़्यादा अगर लोगों ने बिड लगा रही है, तो जो भी पहला इंसान रहेगा जो कि जिसने पैसा जमा कराया होगा सेल ऑफिसर को उस बिड का, तो उसके क्लेम जो है वो माने जाएंगे, दूसरे वाले के क्लेम नहीं माने जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी सेल कर दी, और जिस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इंसान उसे रोक रहा है, उसे प्रिवेंट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सर्टिफिकेट ऑफ सेल के साथ सीधा कोर्ट में जाएगा और कोर्ट को कहेगा कि मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ सेल है, ये इंसान मुझे ये प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करने दे रहा है। उस केस में कोर्ट जो है वो उसको बिल्कुल हेल्प करेगा। ओके। अब दिख रहा है कि मान लीजिए कि किसी ने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया है, कोई भी प्रॉपर्टी जो सेल ऑफिसर ने अटैच की उसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये डिफ़ॉल्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, आप मेरी प्रॉपर्टी जो है वो सीज़ कर रहे हैं, ये इल्लीगल है। तो उस केस में सेल ऑफिसर को सेल करने से पहले फिर उसके जो ऑब्जेक्शन है उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और उन्हें डिस्पोज ऑफ भी करना पड़ेगा, यानी जो भी सही रहेगा इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से ही चलकर फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है डिफ़ॉल्टर की जगह आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी जो है वो बेच दें। ठीक है। और मान लीजिए कि जिस केस में कहता है कि डिफ़ॉल्टर जो है वो पहले ही पूरी प्रोसेस जो है सेल की या पैसा देने की पूरी प्रोसेस से पहले ही अगर मर जाता है, डिसीज़ हो जाता है, तो उस केस में उसका जो बर्डन रहेगा उस डिफ़ॉल्टर का वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन कहता है कि लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हनन नहीं होगा, उसकी जो जिम्मेदारी रहेगी वो उसी डिसीज़ इंसान की प्रॉपर्टी तक रहेगी। बिकेगी खाली डिसीज़, जो मरा है इंसान उसी की प्रॉपर्टी में जो है बेच कर क्लेम किए जाएंगे, लेकिन बर्डन जो रहेगा वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर रहेगा, यानी दोषी जो है वो फिर उसको माना जाएगा जब तक प्रॉपर्टी नहीं बिक जाती। उसके बाद देखिए डिबेंचर इशू करने की भी हाउसिंग कोऑपरेटिव्स को जो है वो बिल्कुल अथॉरिटी है, और इसमें रूल्स क्या कहते हैं कि अगर इनको जो है डिबेंचर इशू करना है तो मकसद क्या रहना चाहिए कि फंड रेज करने, ठीक है, पैसे लेने हैं, सोसाइटी के लिए पैसे लेने हैं, इसलिए ये डिबेंचर इशू करेंगे जिसमें ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें कहेंगे कि आप हमें 1 लाख रुपया दीजिए, मान लीजिए हम आपको 10% के हिसाब से 10 साल बाद इतना पैसा वापस कर देंगे, ताकि लोग इनको पैसा दें और ये अपना सोसाइटी का काम चला सकें। डिबेंचर इशू करने से पहले इनको गवर्नमेंट और ट्रस्टी की जो है परमिशन रहनी पड़ती है, और हाउसिंग कोऑपरेटिव्स के मामले में जो सोल ट्रस्टी रहता है, यानी इनका एकमात्र ट्रस्टी जो रहता है वो रहता है रजिस्ट्रार। ठीक है। डिबेंचर जो है, एक डिबेंचर वो 500 रुपये का ही इशू कर सकते हैं, यानी एक इंसान को अगर 50,000 लेना है तो उसको 10 डिबेंचर लेने पड़ेंगे। ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर 10% का रहेगा, और पीरियड जो है इसका वो 20 साल का रहेगा। अर्ली रिडेम्पशन है, यानी पीरियड से पहले अगर इसको रिडीम करना है तो वो जिसने लिया है वो रिडीम नहीं कर सकता, हाउसिंग सोसाइटी रिडीम कर सकते हैं अर्लियर, और उसके लिए अगर इनको करना है तो इनको 3 महीने का एडवांस नोटिस जो है वो देना पड़ेगा, उसके बाद ही रिडीम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है उनकी गारंटर रहती है रीपेमेंट की, लोगों को कहती है कि अगर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको ये पैसा वापस ना दे सकी तो हमको पैसा देंगे, तो गारंटी गवर्नमेंट लेती है। अब चैप्टर 10 है वो है जो ऑर्डर, अवार्ड या डिक्री वगैरह देने हैं तो किसको देने हैं, कैसे दे सकते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी। आइए देखते हैं। अब प्रोसीजर क्या रहता है, कोई भी अवार्ड वगैरह देना है तो कहता है कि एनी डिक्री होल्डर, यानी जिसको भी पैसा लेना है, अगर उसको डिफ़ॉल्टर वगैरह ने उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो उसको उसके प्रॉपर्टी वगैरह अगर बेच कर पैसा लेना है तो वो किसको अप्लाई करेगा, रिकवरी ऑफिसर जो रहेगा उसको अप्लाई करेगा। और रिकवरी ऑफिसर कौन सा, जो भी जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो डिफ़ॉल्टर जो है वो रहता है या उसकी प्रॉपर्टी जहाँ पर है, ठीक है, तो उस रिकवरी ऑफिसर को वो अप्लाई करेगा। और उसके बाद उस एप्लीकेशन को रिसीव करने बाद रिकवरी ऑफिसर जो है वो देखेगा क्या इसके क्लेम वगैरह सही हैं या नहीं, और उसके बाद वो एक डिमांड नोटिस जो है वो तैयार करेगा जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, और वो डिमांड नोटिस डिफ़ॉल्टर को दे देगा कि आपने इतना पैसा देना है, इतने टाइम में देना है, दीजिए वरना हम आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको बेच देंगे। हम कहते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है डिफ़ॉल्टर की सबसे पहले उसको बेचा जाएगा। सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी जो रहेगी, यानी गाड़ी होगी या मशीनरी, उसको बेचा जाएगा, और अगर उससे पैसा पूरा हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो रहेगी उसको बाद में दूसरी तरफ बेचा जाएगा। ठीक है।
अब कहते हैं कि सेल ऑफिसर जो है वो क्या करेगा कि पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा उस डिक्री होल्डर को, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। फिर वो उस डिफ़ॉल्टर के विलेज में जाएगा जहाँ उसकी प्रॉपर्टी है, उसको डिमांड नोटिस जो है सर्व करेगा। और अगर उसने पैसा दे दिया तो ठीक, वरना उसकी प्रॉपर्टी जो रहेगी उसको अटैच कर लेगा, ठीक है। और अगर डिफ़ॉल्टर जो है मान लीजिए वहाँ पर एब्सेंट है, तो सेल ऑफिसर जो है वो डिमांड नोटिस किसी भी उसके घर वाले को दे देगा कि ये आपके बेटे ने ये काम किया है, तो देख लीजिए फिर, ठीक है। तो अब कहते हैं जो डिस्ट्रेस रहेगी यानी प्रॉपर्टी जो बेचने की प्रथा रहती है वो सूरज चढ़ने के बाद और सूरज ढलने से पहले ही होगी, इन दिन के टाइम ही जो है प्रॉपर्टी सेल होगी। ऐसा नहीं कि आप रात को या किसी भी सुबह के जल्दी टाइम कर दोगे। तो बेचने का भी एक परफेक्ट टाइम रहता है जब आपको ऑक्शन करनी है। अब अगेन वही बात है कि सेल ऑफिसर जो है जिस दिन सेल रहेगी उसके 2 दिन पहले तक ड्रम बीट करके जो है उस प्रोक्लेमेशन को जो है गांव वालों के सामने रखेगा। तो ये वही पुरानी चीज़ है। अब कहता है कि अगेन यहाँ पर भी है कि सेल जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। जब भी जो है वो प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जो है सेल ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर लगा है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो है ये सेल हो जानी चाहिए। अब कहते हैं कि वेयर द प्रॉपर्टी, अब मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी सीज़ की है और बेचनी है, अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि जल्दी जो है वो डिके होने वाली चीज़ है, तो उस केस में फिर 15 दिन वाला नोटिस जो है वो नहीं रहेगा। यानी नोटिस लगने के 15 दिन के बाद जो बेचना है वो ज़रूरी नहीं है। अगर कोई चीज़ प्रॉपर्टी जिसको बेचना है वो जल्दी डिके होने वाली नेचर की है, तो उसको 10 दिन में या 15 दिन से कम के टाइम में भी जो है उसको सेल ऑफिसर को लगे अगर ये डीके वाली चीज़ है तो उसको 15 दिन से पहले भी बेच सकता है, ठीक है। 15 दिन तक जो चीज़ बचे ही नहीं तो उसको क्या करके फ़ायदा रख के। अब वही बात है कि हाईएस्ट बिडर को प्रॉपर्टी दी जाएगी, और हाईएस्ट बिडर की अगर जो बिड उसने लगाई है अगर सेल ऑफिसर को लगे कि ये लो है, तो वो उस हाईएस्ट बिड को जो है रिजेक्ट भी कर सकता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। अब कहते हैं कि रिकवरी ऑफिसर और सेल ऑफिसर जो हैं वो अगर उनको लगे कि कहीं जो है वो टाइम डिस्टरबेंस हो गया, तो वो बिल्कुल जैसा पीछे हमने पढ़ा उसको एडजर्न भी करते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं ऑक्शन को। लेकिन अगर वो 7 दिन से कम कम है तो ठीक है, 7 दिन से ज़्यादा का टाइम में अगर पोस्टपोन करेंगे तो फिर उन्हें फ्रेश प्रोक्लेमेशन देना पड़ेगा रीसेल के लिए, ठीक है। अब कहते हैं कि परचेजर शैल नॉट परमिट टू कैरी अवे एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जब तक वो फ़ी नहीं पे करेगा। तो परचेज़र जो है यानी जिसने बिड लगाई है, तो वो जब तक एक प्रॉपर फ़ी जो है हमने पढ़ा है वो नहीं दे देता, तब तक वो प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा जो है उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। तो सारा पैसा जो फ़ी जो है वो डिसाइड की जाएगी सेल ऑफिसर के द्वारा ऑक्शन में, वो देगा तभी वो प्रॉपर्टी को ले सकता है, ठीक है। वेयर प्रायर टू द डेट फिक्स फॉर रीसेल, अब वही बात आ गई कि जिस दिन सेल होनी अगर उससे पहले पहले डिफ़ॉल्टर जो है वो कहेगी मैं फुल अमाउंट देने को तैयार हूँ, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी की सेल नहीं होगी। उसको एक मौका दिया जाएगा कि आप पैसे भरिए और ले जाइए प्रॉपर्टी अपनी, भैया हमें तो पैसा चाहिए। अब मान लीजिए प्रोवाइडेड दैट कि वेयर सच प्रॉपर्टी जो है वो, जो प्रॉपर्टी आपको सीज़ करनी है किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर एक रिकवरी ऑफिसर को वहाँ जाकर देखें कि उसको ऑलरेडी किसी दूसरे रिकवरी ऑफिसर ने या सेल ऑफिसर ने पहले से ही उसको जो है वो सील करके रखा है। तो फिर उसके ऊपर जो क्लेम रहेंगे, जो भी डिक्री होल्डर या दूसरे इंसान के क्लेम रहेंगे, उसको जो है डिसाइड करने की अथॉरिटी किसके पास रहेगी, वो उस रिकवरी ऑफिसर के पास रहेगी, ठीक है। अब आप नीचे आओगे तो नीचे यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट्स ज़रूरी देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट्स वही हैं जो आपने पीछे पढ़े हैं, रिपीटेड पॉइंट्स हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, इस केस में देखिए हाउसिंग कोऑपरेटिव्स के मामले में हमने पढ़ा था जब ऑक्शन होगी तो 25% पैसा देना है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी रहेंगे तो उनको जो है जिस दिन ऑक्शन होगी पहले तो 15% पैसा जो है उनको सेल ऑफिसर को उसी दिन देना है, और बाकी फिर जो बचा खुचा अमाउंट रहेगा रिमाइंडर, वो 15 दिन के अंदर देना है, जैसा कि पीछे पढ़ा, ठीक है। लेकिन ये 15 दिन का टाइम ज़रूरी नहीं है, इसकी 15 ही रहेगा, इसको कम करके 10 दिन का भी किया जा सकता है। ये सेल ऑफिसर की डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर वो 10 दिन में अगर वो कहेगा कि 10 दिन के अंदर बाकी पैसा दीजिए, तो 10 दिन के अंदर भी जो है वो परचेज़र को देना पड़ेगा, ठीक है।
अब अगेन वही बात है, मान लीजिए कि जिस दिन सेल हुई और सेल के बाद 1 महीने के अंदर अंदर भी डिफ़ॉल्टर अगर इनको कहे कि मैं आपको पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ सेल ऑफ़िसर को, तो सेल ऑफ़िसर जो है वो फिर इसकी जो अटैचमेंट का ऑर्डर होगा उसको कैंसिल करेगा और इसको दे बोलेगा कि भैया हाँ ठीक है, पैसा दीजिए, आप ले लीजिए। तो उस केस में इसको क्या देना है, अगेन वही चीज़ है कि सबसे पहले तो हाईएस्ट बिडर को 5% जो है उसके अमाउंट का देना है। डिक्री होल्डर को जितना पैसा उसने प्रोक्लेमेशन में क्लेम किया है वो देना है, और अटैचमेंट के जो एक्सपेंसेस होंगे वो सेल ऑफिसर को देने पड़ेंगे, ठीक है। और 30 डेज़ के अंदर अंदर कर देना है, 30 डेज़ के अंदर दे दिया तो ठीक है भैया, सेल नहीं होगी, सेल ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाएगा, 5% पैसा हाईएस्ट बिडर को दे दिया जाएगा, प्रॉपर्टी इसको दे दी जाएगी, सब कुछ सेटलमेंट ओके है। और अगर नहीं दे पाया 30 दिन के अंदर, फिर जो है जो हाईएस्ट बिड जिसने लगाई होगी उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि एट एनी टाइम विद इन 30 डेज, 30 दिन का जो टाइम पीरियड है सेल के बाद का, उसके दौरान कहता है कि मान लीजिए कि डिक्री होल्डर या फिर जो दूसरा पर्सन है, किसी ने भी मान लीजिए कोई क्लेम जो है वो किया है कि उसके इंटरेस्ट का जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसके इंटरेस्ट का हनन हो रहा है, तो उसको भी जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और उसका एक तोड़ निकाला जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि नो सेल शैल बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड अनटिल द रिकवरी ऑफिसर इज सेटिस्फाइड। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्लेम करता है तो वो जो सेल ऑर्डर रहेगा उसको ख़त्म बंद कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। रिकवरी ऑफिसर बिल्कुल उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और रिकवरी ऑफिसर को अगर लगे कि हाँ इसमें कुछ गलत बात है, जो प्रॉपर्टी हमने अटैच कर दी है ये गलत है या कोई दूसरी चीज़ है, तो तब भी उस सेल ऑर्डर को सेट असाइड किया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर रिकवरी ऑफिसर को लग रहा है कि इसके क्लेम सही नहीं है, तो कोई भी जो है वो ऐसा ऑर्डर सेट असाइड नहीं होगा, ठीक है। और फिर कहता है कि 30 दिन तक अगर कोई भी जो है ऑब्जेक्शन किसी की तरफ से नहीं आता है, तो रिकवरी ऑफिसर जो है वो सेल को कंफर्म कर देगा कि इस बिडर को ये जो है प्रॉपर्टी दी जाती है, ओके। वो होता है ना फिल्म में 1 2 3 एंड गो। अब जिस दिन वो सेल जो है उसको कर दी गई, उसके बाद रिकवरी ऑफिसर जो है जिसने भी बिड लगाई होगी उसको एक सर्टिफिकेट देगा, सेल का सर्टिफिकेट देगा, जिसके ऊपर उसके सील भी होगी, सिग्नेचर भी होंगे, और वो एक कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा। कल को दूसरा अगर कोई इंसान कहेगी ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसने खरीदी नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट जो उसको दिया जाएगा परचेजर को, वो कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा, जो कि वो कोर्ट में जाकर भी कल को दिखा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब कहते हैं कि ऑर्डर जो होगा, जो भी ऑर्डर इस सब सेक्शन के अंदर पास किया जाएगा उसको किसी भी लीगल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो भैया ये इसी की प्रॉपर्टी है, कोई कोर्ट में जाके इसको चैलेंज नहीं कर सकता। अब कहता है कि मान लीजिए कि जो अटैचमेंट के टाइम सेल ऑफिसर ने जो खर्च जो है वो किए हैं, अगर वो डिक्री होल्डर हैं जितना उसको वो उसके लिए जितना पैसा दिया है उस अटैचमेंट के एक्सपेंसेस, उससे अगर ज़्यादा खर्चा जो है सेल ऑफिसर का हो गया है, तो सेल ऑफिसर जब भी हाईएस्ट बिड से जितना पैसा आएगा, तो उस पैसे को डिक्री होल्डर को देने से पहले उसके बीच में से जितना भी जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको डिडक्ट करेगा, और फिर जो पैसा जो बचेगा भैया, बैलेंस जो बचेगा वो डिक्री होल्डर को देगा। तो सेल ऑफिसर भी अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाने वाला, जो भी पैसा होगा सारा आप मतलब डिक्री होल्डर से ही लेना पड़ेगा। उसके बाद कहता है कि प्रॉपर्टी जो है मान लीजिए कि रीसेल हुई, एक बिडर ने बिड लगाई, उसने पैसा नहीं दिया, उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, फिर से रीसेल हुई, वहाँ पर उसकी हाईएस्ट बिड लग गई, पहले के मुकाबले उसकी बिड ज़्यादा लग गई, तो फिर जो पहला डिफ़ॉल्टिंग बिडर रहेगा जिसने पहली बार पैसा नहीं दिया, तो उसका कोई क्लेम उस पर नहीं रहेगा कि ये ज़्यादा यहाँ पर बिड लगी है, यहाँ पर कम बिड लगी है। उसका क्लेम जो है उस पर कोई नहीं रहेगा, चाहे वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो। अब देखिए मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, तो अटैचमेंट कैसे होनी है, तो मान लीजिए कि कोई भी क्लेम आएगा किसी की तरफ से भी, तो उसको अथॉरिटी जो रहेगी, चाहे वो फिर सेल ऑफिसर है या रिटर्निंग ऑफिसर, वो उस क्लेम को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर सब कुछ ठीक है तो रिकवरी ऑफिसर जो है वो ऑर्डर करेगा सेल ऑफिसर को इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए। अब समन जो देना पड़ेगा वो किसको देना पड़ेगा, यानी डिमांड नोटिस देना है या कोई भी चीज़ देनी है डिफ़ॉल्टर को, तो किस तरह से दी जाएगी। तो सबसे पहले तो रिटन में दी जाएगी जो भी आपको समन देना है,
एंड समन जो है वो होगा कि या तो भैया पर्सन कोई इंसान को समन दिया जाएगा कि आप हमारे सामने पेश होजिए, या कोई कहा जाएगा कि डॉक्यूमेंट हमारे पास ले ले आइए। ठीक है। और अगर कहता है कि जिस केस में अगर पर्सन को समन के लिए नहीं बुलाया गया, उससे कोई डॉक्यूमेंट अगर मांगा गया है और अगर वो डॉक्यूमेंट किसी दूसरे इंसान के हाथ भी भेज जाता है, तो फिर भी उस समन को पूरा ही माना जाएगा। ठीक है। अगर एक इंसान से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, डॉक्यूमेंट किसी और के थ्रू भेज रहा है, खुद नहीं भी जा रहा है, तो ओके है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो समन में डॉक्यूमेंट मांगा गया है तो किसी भी हाथ से दीजिए, डॉक्यूमेंट चाहिए उनको। अब समन किस किस को दिया जा सकता है, देखिए सबसे पहले तो उस इंसान को दिया जाएगा सबसे पहले प्लेस में, जो कि डिफ़ॉल्टर है। ठीक है। यानी जो भी समन के काबिल है, जिसको समन देना है, जो डिफ़ॉल्ट किया है। अगर मान लीजिए कि वो इंसान नहीं है वहाँ पर मौजूद, तो उसके घर के किसी भी एडल्ट फैमिली मेम्बर को दे दिया जाएगा। और मान लीजिए उनका एड्रेस किसी रजिस्ट्रार को नहीं पता है, तो एड्रेस अगर रजिस्ट्रार को पता है तो वो बाई पोस्ट भी उस समन को दे सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को ही लेकर जाना है। और मान लीजिए कोई भी तरीका अवेलेबल नहीं है उसको समन देने का, तो जो भी पुराना एड्रेस रहेगा, जो भी खाते में किसी के पास है, उस पुराने एड्रेस पर ही उस नोटिस को फिक्स कर दिया जाएगा कि ये समन है इंसान का, ताकि कल को कोई क्लेम ना कर सके। अब कहते हैं कि भैया जहाँ पर सर्विस ऑफिसर जो है वो समन देने किसी को खुद जाएगा, तो उसको जिसको भी वो समन देगा उसके सिग्नेचर भी जो हैं उसको वहाँ पर लेने पड़ेंगे। जैसे आपको पोस्टल ऑफिस में पोस्टमैन जब कोई पोस्ट देने आता है तो आपसे एक साइन लेके जाता है और वो एविडेंस रहता है कि उसने उसको वह चीज़ जो है वो पहुँचाती है। तो ये ऐसे जो है प्रोसीजर रहता है। अब चैप्टर 11 जो है वो रहता है अगेन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। अच्छे से हमने क्लास 7 में पढ़ा है, थोड़ा बहुत फिर देख लेते हैं। अब देखिए लोन लेना है अगर इस बैंक से, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एप्लीकेशन जो है वो आपको इस बैंक से लेनी है लोन के लिए, और उसके साथ डॉक्यूमेंट वगैरह लगाकर आपको, जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट लेगी वो डॉक्यूमेंट लगाकर आपको फिर से बैंक में देने हैं। ठीक है। अब कहता है कि हर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है वो सफिशेंट स्टॉक रहता है एप्लीकेशन का, अपने पास रखता है, और जो भी बॉरोवर रहता है उसको वो देता है एक नॉमिनल फ़ी के ऊपर। ठीक है। अब वो एप्लीकेशन भरकर आपको देनी किसको है, रिसीविंग ऑफिसर जो रहता है उस बैंक का, उसको जो है वो आपको वो एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट देनी है। अब कहता है कि जब रिसीविंग ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन मिलती है, तो वो कहता है कि वो वेरीफाई वगैरह करता है कि सारा कुछ सही है या नहीं, जितने भी आपने पार्टिकुलर्स भर के रखे हैं, और कोई भी डिटेल अगर लैकिंग है तो वो आपको बताता है कि ये डिटेल आपकी नहीं है, आप इसको पूरा कीजिए। अब कहते हैं कि इमीडिएटली ये एप्लीकेशन जो है वो मान लीजिए ऑफिसर ने अपने रजिस्टर में रजिस्टर कर दी, सब कुछ ओके है, तो रिसीविंग ऑफिसर जो है वो फिर आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको ट्रांसफ़र करेगा, फॉरवर्ड करेगा किसको, लैंड वैल्यूएशन ऑफिसर को। लैंड वैल्यूएशन ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाएगा रजिस्ट्रार की तरफ से। और वो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर कौन सा रहेगा, जिस भी जुरिस्डिक्शन में आपको वो एप्लीकेंट जो है वो रहता है। देखिए सबसे पहले तो अगर जो लोन लेगा उसको कोई गारंटी तो देनी ही पड़ेगी। तो लैंड वैल्यूएशन ऑफिसर किस लिए रहता है कि वो देखता है कि ये जो एप्लीकेंट है जिसने कोई भी कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अगर उसके बेसिस पर ये लोन रहा है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो ये वेरीफाई करता है लैंड वैल्यूएशन ऑफिसर। ठीक है। अब कहता है कि फिर क्या होता है कि पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर जो है एक रहता है, पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो 8 दिन का नोटिस जो है वो वहाँ पर जहाँ पर वो एप्लीकेंट रह रहा है, वहाँ के जो दूसरे लोग रहते हैं उनको 8 दिन का नोटिस देता है कि ये इंसान है, इसने इस ज़मीन को गिरवी रखकर इतना लोन मांगा है, तो ये ज़मीन जो है वो क्या इसी की है, अगर किसी और की है तो वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, अगर नहीं है तो फिर वो इसको कहेंगे कि ये इसकी ही है, तो प्रॉपर आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। अब नोटिस जो है वो कैसे दिया जाता है, बीट ऑफ ड्रम्स यानी वही ढोल बजा कर लोगों को कहा जाता है कि ये इंसान है, इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, कोई और किसी का क्लेम है अगर इस प्रॉपर्टी कर, तो वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अब कहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्शन अगर कोई आता है तो उसको पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेट भी करता है और फिर उसको डिस्पोज ऑफ भी करता है। हम कहते हैं पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो फिर जब सेटिस्फाई हो जाता है वो फॉरवर्ड करता है एप्लीकेशन को, 2 दिन के अंदर अंदर ही उसको फिर से बैंक को जो है वो एप्लीकेशन
फॉरवर्ड करनी पड़ती है कि किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर था भी तो उसको हमने डिस्पोज कर दिया है, जो भी चीज़ रहती है। फिर उसके बाद बैंक जो है वो एक इंक्वायरी ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट करता है कि वो इस एप्लीकेशन की बिल्कुल प्रॉपर इंक्वायरी करवाएगा। और फिर वो इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो पर्सनली लैंड की जो भी लैंड रहती है उस एप्लीकेंट की, उसको पर्सनली विजिट करता है और फिर वेरीफाई वगैरह करता है सारे उसकी ज़मीन के रिकॉर्ड सही हैं या नहीं, जो उसने स्क्रूटनी वगैरह है वो सारी उसकी वो देखता है। अब कहते हैं कि इन केस पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं कर पाता, तो अगर नहीं कर पाता है तो फिर उसको रजिस्ट्रार को रीज़न देने पड़ते हैं कि क्यों वो जो है 2 दिन के अंदर एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं कर पाया। फिर कहते हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो पूरी रिपोर्ट देता है कि लोन जो है इस एप्लीकेंट को कितना लोन आपने गारंटीड करना है, कितने पीरियड के लिए देना है, ये सारी डिटेल जो है उसको वो देनी पड़ती है। और कितने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर उसको ये चीज़ डिटेल जो है बैंक को देनी पड़ती है। अब कहता है कि इफ़ द इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर ये डिटेल नहीं दे पाए तो उसको भी रजिस्ट्रार को फिर एक रिपोर्ट देनी पड़ती है जिसमें वो रीज़न बताता है कि वो क्यों जो है 15 दिन के अंदर ये इंक्वायरी पूरी नहीं कर पाया। अब कह लीजिए, मान लीजिए कि इंक्वायरी पूरी होगी तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी एप्लीकेशन टुगेदर विद रिपोर्ट, तो इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट के साथ पूरी एप्लीकेशन जो है वो फिर से बैंक को दे दी जाती है। और जब इंक्वायरी ऑफिसर जो रिपोर्ट आती है तो बैंक जो है शैल सेटिस्फाइज इटसेल्फ द इंक्वायरी हैज़ बीन प्रॉपरली कंडक्टेड और लैक एनी डेफिशिएंसी। तो उसके बाद बैंक जो है फिर खुद भी जो है देखता है कि इंक्वायरी ऑफिसर ने जो इंक्वायरी करवाई है क्या वो प्रॉपरली कंडक्टेड हुई है या नहीं, या उसमें कोई डेफिशिएंसीज वगैरह हैं या नहीं। तो अगर उसको लगता है कि कोई डेफिशिएंसी है तो फिर बैंक जो है इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद 30 दिन तक जो है उसके पास भी ये दबदबा रहता है, ये भी उनके पास पावर रहती है कि वो खुद भी जो है वो इस इंफॉर्मेशन को स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर जो है वो रीवेरीफाई करेंगे। 30 दिन का टाइम उनको रहता है। और उसके बाद 30 दिन के टाइम के बाद उनको 7 दिन के अंदर अंदर जो है जो भी एप्लीकेंट रहेगा उसको अपना डिसीजन बताना पड़ता है कि क्या आपको लोन जो है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इन केस कहता है कि फाइनल ऑर्डर जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो नहीं तैयार किए जाएं तो फिर इस बैंक को जो है रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देनी पड़ती है कि क्यों आपने 30 दिन के अंदर अभी तक इसका लोन अप्रूव नहीं किया। अब कहता है कि जिस दिन भी एप्लीकेशन रिसीव हुई बैंक को, और जो भी ये प्रोसेस पूरी है इसको पूरा करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम इनके पास रहता है वो है 4 महीने का। यानी जिस दिन एप्लीकेशन आई उसके 4 महीने के अंदर अंदर इनको सारी फॉर्मेलिटीज़ बैंक को पूरी करनी, चाहे वो इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट हो, आपकी पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट हो, सारी जो है 4 महीने के अंदर, मैक्सिमम टाइम 4 महीने का रहता है। और 4 महीने के अंदर अंदर अगर ये डिस्पोज नहीं कर पाते इस एप्लीकेशन को लोन की, फिर उनको रजिस्ट्रार को एक और रिपोर्ट देनी पड़ती है कि क्यों नहीं दे पाए विद रीजंस। अब कहता है कि जब इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन की लोन को रिजेक्ट कर दिया गया है तो भी एप्लीकेट को जो है वो कम्युनिकेट करके ये बात बतानी ज़रूरी है। एंड व्हेन द लोन हैज़ बीन सैंक्शन, जहाँ पर लोन सैंक्शन कर दिया गया है तो बैंक शैल ले डाउन टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो बैंक जो है वो बताता है कि लोन किस टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको दिया जाएगा, क्या इंस्टॉलमेंट आपकी रहेगी, कब आपको पैसा देना है, कितना पैसा देना है, ये सब कुछ बैंक कहेगा। एप्लीकेंट को कहता है कि ब्रांच ऑफिस पर रहना पड़ता है। एप्लीकेंट शैल आस्क बाय बैंक टू रिमेन प्रेजेंट एट हेड ऑफिस ऑन द डेट फिक्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ मॉर्गेज डीज फॉर द रिसीविंग लोन। तो जिस दिन उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है बैंक ने तो उस दिन जो है एप्लीकेंट को हेड ऑफिस जो रहता है बैंक का वहाँ रहना पड़ता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है जब भी इनको लोन अप्रूव होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो है उसको पहली इंस्टॉलमेंट बैंक को उस एप्लीकेंट को देनी ही पड़ती है। ओके। और जिस दिन एप्लीकेंट को जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है या फिर पूरा लोन मिलता है उस दिन जो है उसको बैंक्स के शेयर्स जो हैं वो भी खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, ये बायलॉज रहता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का कि जिस दिन इनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी हर एप्लीकेंट को कुछ ना कुछ शेयर्स जो हैं उस बैंक के वो खरीदने पड़ेंगे। ठीक है। A bank shall issue a receipt to applicant giving full particulars of amount paid from time to time। तो जब भी लोन वगैरह इनको ग्रांट होगा तो एक फुल जो है उसको डिटेल्स दी जाएगी कि आपको कितनी पेमेंट देनी है, इंस्टॉलमेंट्स कितनी देनी है, कितनी जो है, कब देना है, अमाउंट कितना इंटरेस्ट रहेगा, ये सब कुछ उसको बताना पड़ता है।
अब कहता है कि जो इंस्ट्रूमेंट की कॉपीज़ रहती हैं, जो भी डील्स वगैरह रहती हैं, वो इस बैंक को रजिस्टरिंग ऑफिसर को भेजनी पड़ती हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो जब भी कोई लोन वगैरह ग्रांट होता है या जो भी तीसरी चीज़ होती है, तो इनको 3 महीने के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो है, वो इंस्ट्रूमेंट की कॉपीज़ जो हैं, वो रजिस्टरिंग ऑफिसर को भेजनी पड़ती हैं। अब कहते हैं कि अपॉइंटमेंट वगैरह जो सेल ऑफिसर की रहती है, तो कहता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी की सेल करवानी है, तो ये सेल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। और सेल ऑफिसर की पावर वही रहेंगी जो हमने ऊपर सेल ऑफिसर की पढ़ी थी हाउसिंग फेडरेशन के टाइम। तो उसमें जो सेल ऑफिसर की पावर थी, वही सेल ऑफिसर की पावर इसमें भी रहेगी। अब ट्रस्टीज़ जो रहते हैं इस बैंक के, वो कब एक्शन ले सकते हैं? तो मान लीजिए कि बैंक जो है उसने लोन दिया है, तो बैंक जो है वो लोन जो जिसने लिया वो डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो बैंक जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है उस डिफ़ॉल्टर पर। फिर क्या करेंगे, ट्रस्टी जो है वो बैंक को एक नोटिस देंगे, उनको 5-7 दिन का टाइम देंगे कि भैया आप डिफ़ॉल्ट जिसने किया आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप मुझे हमें रिपोर्ट दीजिए कि आपने क्यों एक्शन नहीं लिया, या तो एक्शन लीजिए। और 7 दिन के अंदर अंदर भी अगर कोई भी कंप्लायंस जो है बैंक की तरफ से नहीं आता, तो ट्रस्टीज़ जो हैं वो डायरेक्टली जो हैं वो फिर उस डिफ़ॉल्टर के खिलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है? अब सेल जो है प्रॉपर्टी की वो कैसे होगी? जब किसी ने लोन लिया और डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको अब बेचना है, तो क्या प्रोसीजर रहेगा? या फिर कोई प्रॉपर्टी जो खरीद रखी है इस बैंक ने किसी से, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? तो मान लीजिए बैंक जो है उसने कोई परचेज़ कर रखी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो उसको बेचने की भी, बिल्कुल उसको सेल करने की भी अथॉरिटी रखता है। ठीक है? अब सेल जो है वो लगभग जिस दिन भी आपने परचेज़ की कोई प्रॉपर्टी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको, अगर वो प्रॉपर्टी बेचनी है तो बेच दीजिए। ठीक है? बेचोगे कैसे भैया? कि डेट एंड प्लेस जो रहेगा उस पब्लिक ऑक्शन के थ्रू बेची जाएगी। और डेट जो रहेगी और प्लेस रहेगा, वो ऑक्शन के 30 दिन पहले ही आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? कहाँ कहाँ वो नोटिस लगाना पड़ेगा बेचने सेल का? वो है कि सबसे पहले तो सेल प्रॉपर्टी जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में देनी है, जहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी लाई करती है। उसके बाद उसको विलेज में कहाँ कहाँ देना है, विलेज पंचायत में देना है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के ऑफिस में वो नोटिस लगाना है। उसके बाद ऑफिस जो रहेगा बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वहाँ पर देना है। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो ऑफिस रहेगा वहाँ पर देना है। एंड सेल शाल बी सब्जेक्टेड टू कंफर्मेशन बाय रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार पहले कंफर्म करेगा कि सेल करनी है तो कीजिए, रजिस्ट्रार की कंफर्मेशन के बिना सेल नहीं की जा सकती। ठीक है? अब आखिरी चैप्टर है वो है अपील्स रिवीजन एंड रिव्यू। सॉरी, आखिरी नहीं है, 12th चैप्टर है। अपील वगैरह कहाँ कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है? देखिए, अपील के लिए सबसे पहले तो ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो बिठाए जा सकते हैं। पहली बात है कि जो भी फैसला रहता है इनका वो फाइनल रहता है, तो रजिस्ट्रार अगर नहीं चाहेगा तो रजिस्ट्रार का फैसला फाइनल रहेगा। लेकिन रजिस्ट्रार को अगर लगता है कि ट्राइब्यूनल बिठाना चाहिए हमें, अगर किसी को कोई भी क्लेम वगैरह करना है, किसी को रिव्यू के लिए अपील करनी है, तो वो बिल्कुल ट्राइब्यूनल बिठा सकता है। ट्राइब्यूनल का हेड क्वार्टर जो है वो श्रीनगर और जम्मू में रहेगा। और चेयरमैन जो रहेगा ट्राइब्यूनल का, अगर उसको लगता है कि भैया अपील्स और एप्लीकेशन लोगों की काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, तो वो ट्राइब्यूनल को श्रीनगर या जम्मू के अलावा किसी एरिया में भी बिठा सकता है, और उससे ज़्यादा भी ट्राइब्यूनल वो बनवा सकता है। तो क्वालिफ़िकेशन जो रहेगी उन ट्राइब्यूनल्स में जो मेंबर रहेंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट जज एटलीस्ट वो होने चाहिए, तभी वो जो हैं इस ट्राइब्यूनल के मेंबर या चेयरमैन बन सकते हैं। या फिर अगर वो एडवोकेट भी हैं, लगभग पिछले 10 सालों से एडवोकेट भी हैं, वो भी ट्राइब्यूनल के मेंबर बन सकते हैं। या फिर कोई भी पर्सन जिसने लॉ की डिग्री कर रखी है और उसको रजिस्ट्रार जो है सोसाइटी का, उस रजिस्ट्रार का एक्सपीरियंस है। या फिर कोई भी पर्सन जो कि लॉ डिग्री का बंदा है और उसको, उसके पास डिप्लोमा भी है कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का, या फिर उसका रजिस्ट्रार के बराबर का स्टेटस अगर किसी भी जगह पे, यानी उस लेवल की पोस्ट पर अगर वो रिक्रूटेड है, तो वो भी ट्राइब्यूनल का मेंबर बन सकता है। चैप्टर 13 जो है वो है मिसलेनियस का है। ठीक है? यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, मिसलेनियस है, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो वो है कि मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जो रजिस्टर रहता है किसी भी स्टेट का, उसको जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन सब का नाम जो है एक रजिस्टर में मेंटेन रखना पड़ता है।
विद इट्स एड्रेस, ठीक है। तो ये एक मामूली चीज़ आपको पता ही है। उसके बाद है जो सोसाइटीज़ रहती हैं उनको जो है कुछ बुक्स और अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं, ये भी एक आम चीज़ है। उसके बाद है कि रजिस्ट्रार के पास पावर रहती है कि वो सोसाइटीज़, किसी से भी सोसाइटीज़ में अगर कोई भी उसको अकाउंट या बुक वहाँ की देखनी है तो वो ऑर्डर करके वहाँ से मंगवा सकता है किसी भी टाइम में, ठीक है। उसके बाद जो है हर सोसाइटी को, रजिस्ट्रार को कुछ स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं एनुअली, जैसे कि रिसीट्स उसकी क्या हैं, उसने कहाँ सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कोई भी जो उससे है वो मंगवा सकता है, ठीक है। अब कहते हैं कि सोसाइटीज जो हैं जो भी हैं इसको एनुअली सबमिट करेंगी जो भी ये डॉक्यूमेंट डिमांड करता है, और कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट रजिस्ट्रार और द ऑडिटर वेरीफाई, जो भी स्टेटमेंट इनके पास आते हैं उसको फिर रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है, उनके अकाउंट्स वगैरह, या रजिस्ट्रार जो आगे ऑडिटर बिठाता है। तो जो भी रिपोर्ट रहती है इनको फिर से 1 साल के अंदर अंदर जो है वो इनको देनी पड़ती है विद ऑडिट सर्टिफिकेट। तो ऑडिटर जो है वो ऑडिट सर्टिफिकेट इनको 1 साल के अंदर अंदर देता है कि हाँ ठीक है, इनके जो भी ऑडिट्स वगैरह हैं वो किसी गड़बड़ से नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद हर सोसाइटी जो है उसको अपने मेंबर्स की लिस्ट भी बनानी पड़ती है। जब भी लास्ट डे रहता है फाइनेंशियल ईयर का, तो आखिरी दिन में उनको बनानी पड़ती है कि कौन कौन इस सोसाइटी का मेंबर है, कौन कौन इस सोसाइटी का मेंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि जो भी केस वगैरह चलता है, मान लीजिए डिस्प्यूट वगैरह कोई हो जाता है मेंबर्स के अंदर में, तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी की तरफ से नहीं रहता। तो दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है तो कोई वकील वगैरह अपॉइंट नहीं कर सकता, ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूर रहती है इनके ऊपर। हाँ, अगर रजिस्ट्रार चाहे तो रजिस्ट्रार किसी भी पार्टी को फिर कह सकता है, परमिट कर सकता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव रखिए, अदरवाइज़ जो है वो इसमें रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं होगा। रजिस्ट्रार उनको खुद सुनेगा जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज़ हैं, और फैसला सुनाएगा। उसके बाद है कि डॉक्यूमेंट, अगर किसी को भी, किसी भी मेंबर को कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो सोसाइटी से चाहिए तो वो कुछ नॉमिनल फ़ी के ऊपर जो है वो उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है, फ्री जो है देखेगा। अगर सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में जाकर उसको देखनी है तो वो फ्री देख सकता है, और अगर उसकी कॉपी चाहिए उसको तो क्या है कि 1-1 रुपये की फ़ी जो है वो उसमें वो ले सकता है। चाहे फिर वो उसको एप्लीकेशन चाहिए और रजिस्ट्रेशन की, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखना हो, तो 1 रुपये की फ़ी के ऊपर वो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, इनकी कॉपीज़ जो है वो ले सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर आपके 74 जो थे सेक्शन ये ख़त्म हो गए। यहाँ पर आपका ये सोसाइटीज़ का जो रूल्स का, जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटीज़ रूल्स 2001, ये ख़त्म हो चुका है। नीचे आपको फॉर्म दिए गए हैं कुछ, तो ये फॉर्म कुछ है नहीं ज़्यादा। वैसे ये देखिए, फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन टू द कमेटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कमेटी में अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो कौन सा फॉर्म उसके लिए रहता है, तो ये उसका फॉर्म है। उसके बाद फॉर्म, इसको फॉर्म ए कहते हैं जो कमिटीज़ की नॉमिनेशन के लिए रहता है। फॉर्म बी जो है ये रहता है नोटिस इलेक्शन के लिए, अगर नोटिस देना है बोर्ड को देना है, मेंबर को देना है, तो उसका जो है फॉर्म बी रहता है नोटिस इलेक्शन के लिए। उसके बाद फॉर्म सी जो है ये है विड्रॉल का नोटिस है, किसी को भी विड्रॉ करना है सोसाइटी से या किसी को इलेक्शन से विड्रॉ करना है तो उसके लिए फॉर्म सी जो है वो बनाया गया। फॉर्म डी जो है डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। कोई सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह आपको देनी है तो वो फॉर्म डी के द्वारा दे सकते हैं। फॉर्म ई जो है इसमें है रजिस्टर ऑफ डिक्लेरेशन मेड अंडर रूल, जो भी डिक्लेरेशन अलग अलग इंसानों ने की हैं उसका एक रजिस्टर मेंटेन रखता है, तो फॉर्म ई के अंदर रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कुछ हैं कि जैसे कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है इसको छोड़िए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये हमारा जम्मू कश्मीर का है। और उसके बाद है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये भी हमारा जम्मू का है। उसके बाद है जीके फेड है हमारा, ये भी जम्मू की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। दैन उसके बाद है अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये भी जम्मू कश्मीर की कोऑपरेटिव बैंक है। दैन बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ये भी बैंक है। और ये देखिए इनका जो है ये सब कुछ सेम ही है। इसकी एक चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना है कि इनका जो टेन्योर रहता है इन सब के बोर्ड ऑफ मेंबर का, वो 6 मंथ का रहता है, और टिल द डेट ऑफ इलेक्शन, ठीक है। या तो 6 महीने का रहेगा, अगर इलेक्शन 6 महीने से पहले हो जाते हैं विच एवर इज़ अर्लियर, तो वही इनकी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का टेन्योर रहता है। ये जो जितनी भी सोसाइटीज़ मैंने आपको ऊपर बताई, ठीक है। तो जो भी पहले रहेगा, चाहे वो 6 महीने पहले या फिर इलेक्शन पहले हो गए, जितना भी कम टेन्योर रहता है वो ही इनके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का टेन्योर रहता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा हमारे चैनल एडवर्ड विंग्स के साथ।